जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल GS इन हिंदी पर। आप सभी को पता है यहाँ पर हम लोग एडिटोरियस 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट ऑल स्टेट PCS के साथ साथ बिहार SSC, BPSC, SSC, रेलवे, टीचर एग्जामिनेशन इत्यादि के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि न्यू एजुकेशनल वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल सके। मेरे प्यारे साथियों, आज के क्लास शुरू होने से पूर्व मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगा और वो है इस दुनिया में माता पिता का महत्व। देखिए, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके सहयोगी सिर्फ आपके हालचाल पूछेंगे, लेकिन फिक्र सिर्फ माँ बाप ही करते हैं। इसलिए आप अपने ईश्वर से कामना कीजिए कि हे भगवान, हे गॉड, हे अल्लाह, बस इतना काबिल बनाना मुझे कि जिस तरह मेरे माता पिता ने मुझे खुश रखा, मैं भी उनके बुढ़ापे में उनको खुश रख सकूं। मेरे प्यारे साथियों, कामयाबी से पूर्व और कामयाबी के बाद अपने माता पिता का सम्मान बनाए रखें। इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। ये सही नहीं है, ये गलत है। बाकी बात, जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथनांक प्रारंभ हो जाता है। ये मूल रूप से सत्य है। दूसरा है कि जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है। ये भी मूल रूप से सत्य है। तीसरा है सी के रूप में कि जल के अस्थायी कठोरता MgCl2, CaCl2 और MgSO4 की उपस्थिति के कारण होती है। ये भी मूल रूप से सत्य है। हो सके तो एक बार पॉज करके इसे अवश्य देख लें। जल के प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ और क्या क्या होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 2 का उत्तर है ऑप्शन डी, नर्म लोहा। प्रश्न है, वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। 3 का उत्तर है ऑप्शन डी, अभिवहन। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। 4 का उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों कथन मूल रूप से सत्य है, असत्य कोई नहीं है। समुद्र में वायुमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है, ये मूल रूप से सत्य है, गलत नहीं है। एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकती है, ये भी मूल रूप से सत्य है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी। इसका उत्तर है बर्फ अवस्था में। प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रचुर मात्रा में होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न है, पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। 7 का उत्तर है ऑप्शन ए, मुखगुहिका, ग्राशिका, आमाशय, क्षुदांत्र और बृहदांत्र। अगला प्रश्न है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। 8 का उत्तर है ऑप्शन ए, प्लाज्मा झिल्ली। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इकाइनोडर्मेटा। प्रश्न है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। 10 का उत्तर है ऑप्शन ए, 2। प्रश्न है, किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। 11 का उत्तर है ऑप्शन बी, समजात। अगला प्रश्न है, किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संघ पोरिफेरा। प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंती कोशिका में नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हरित लवक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है। 14 का उत्तर है सी, ल्यूकोसोलिन। ये प्रोटोजोआ नहीं है। बाकी बात अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ये सभी प्रोटोजोआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है। 15 का उत्तर है डी, अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के अधिक्य का अवशोषण। ये यकृत का कार्य नहीं है, यानी कि लीवर का ये कार्य नहीं है। बाकी बात, लीवर का कार्य है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण करना, ये मूल रूप से सत्य है। यूरिया का उत्पादन करना, ये भी मूल रूप से सत्य है। दवाओं और विषाक्त पदार्थों का विनियमन, ये भी सत्य है मूल रूप से। आगे बढ़ते हैं, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था।
16 का उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रकूट वंश से। प्रश्न है भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? इसका उत्तर है ऑप्शन डी मौर्य वंश। प्रश्न है महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इसका उत्तर है सी जयसिंह सिद्धराज। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? इसका उत्तर है शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, जहां एक ओर राजवंश दिया गया है, दूसरी ओर राज्य क्षेत्र बताया गया है। इसका उत्तर ऑप्शन डी है। गुर्जर प्रतिहार किस राज्य क्षेत्र में था? तो ये गुजरात और राजस्थान होगा। राष्ट्रकूट का राज्य क्षेत्र कहाँ था? तो पश्चिमी दक्कन का क्षेत्र था। पाल राजवंश का क्षेत्र कहाँ था? तो ये बंगाल की ओर था। चोल का राज्य क्षेत्र कहाँ था? तो ये तमिलनाडु था। एक बार पॉज करके इसे अवश्य देख लें। प्रश्न है कि निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? एक इसका उत्तर है ऑप्शन ए शाह मोहम्मद गौश। अगला प्रश्न है फुतुह अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? 22 का उत्तर है ऑप्शन बी अब्दुल मलिक इस्लामी। राइटर का नाम आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, एग्जामिनेशन में अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है उदयगिरी गुफालेख में किस गुप्त शासक के बीजों का उल्लेख है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। कहाँ है? तो उदयगिरी गुफालेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के बीजों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी SNDT महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में ब्लैंक स्पेस है कि गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। 25 का उत्तर है ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर में लोगों ने अपना प्रदर्शन किया था। अगला प्रश्न है 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? 26 का उत्तर है ऑप्शन डी किसानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। ये गलत है। बाकी बात शिक्षा की नई प्रणाली, विधवा पुनर्वाह अधिनियम, अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेषण, ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं थी? 28 का उत्तर है ऑप्शन डी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना। साइमन कमीशन की सिफारिश नहीं थी। प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न है गांधी जी के अनुसार क्या है? ऑप्शन में दिया गया है, तो डी इसका सत्य उत्तर है। साध्य और साधन परस्पर संबंधित है, ये गांधी जी का कथन था। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 31 का उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 2 सत्य है कि द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, ये मूल रूप से सत्य है। पहले इन्हें लोकाद्वीप, मिनिकॉय और हमी द्वीप के नाम से जाना जाता था, ये भी मूल रूप से सत्य है। थर्ड ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। 32 का उत्तर है ऑप्शन ए पुलिकट झील से। नेक्स्ट है बीती लेबू एवं बानुआ लेबू द्वीप है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी फिजी के। प्रश्न है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? 34 का उत्तर है सी 5 देशों से। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। बी है कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित के संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना। उपर्युक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। ये सभी राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य है।
प्रश्न है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, संसद को। प्रश्न है कि लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टून के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग्य करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। ये कथन किसका था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आर के लक्ष्मण का। आर के लक्ष्मण एक मशहूर कार्टूनिस्ट थे जो वर्तमान राजनीतिक दिशा को देखते हुए कार्टून के रूप में अपने विचार को प्रस्तुत करते थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है 38 का उत्तर है ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? 39 का उत्तर है सी, जिला परिषद के अध्यक्ष। ये जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं प्रत्यक्ष तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करती है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 275 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामी मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है अफ्रीका में। प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? इसका उत्तर है एक बार। प्रश्न है, तो यहाँ पर तो मेन पॉइंट क्या है, पुष्कर मेला अगर पूछ देगा कहाँ होता है तो उत्तर होगा राजस्थान। और अमूमन जो मेला होता है वर्ष में एक ही बार होता है। तो क्वेश्चन में इसका महत्वपूर्ण फैक्ट छुपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? 43 का उत्तर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? इसका उत्तर है ए, SDG 12, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12। अगला प्रश्न है, कर्तन यानी कि स्लैश एवं दहन वर्ण कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? 45 का उत्तर है ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है सरसों का फसल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। प्रश्न है, कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और ब्लैंक स्पेस है के बीच अंतर जानता है। इसका उत्तर है विनिमय पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? 49 का उत्तर है ऑप्शन ए, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है? इसका उत्तर है आर्गन। ये भी VVI क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 50 MCQ को सॉल्व किया। यहाँ पर कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। पहला है आयुर्वेद से जुड़ा हुआ फैक्ट। प्रथम है कि इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है, इसे ध्यान में रखना है। फिर है कि यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, कहाँ मिलता है? तो आयुर्वेद में मिलता है। फिर है कि इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है कि बलिदान विधि का उल्लेख सामवेद में है, ऋग्वेद में है या फिर आयुर्वेद में है। तो याद रखना है बलिदान जहाँ भी होगा तो ये आयुर्वेद पर टिक लगा देना है। फिर है कि यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। नेक्स्ट है सामवेद के बारे में। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्धातृ कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो गाना सुनते हैं ना, उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है, सामवेद से। नेक्स्ट है कि अथर्ववेद। इसमें है कि इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता है। प्रश्न में आ जाए सभा एवं समिति की चर्चा तो वो अथर्ववेद से जुड़ा होगा। आगे है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। आयुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। फिर यहाँ पर बताया है वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 ब्राह्मण वेद ग्रंथ है। फिर है वेदांग की संख्या कितना है, तो 6 है। पुराणों की संख्या कितना है, 18। और उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।